यानी इस सिद्धांत को समझने से पहले हमको आवेश की प्रॉपर्टी को समझना है। वो आवेश की प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो आवेश की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई आवेश है Q1 और कोई उसके पास में आवेश है Q2, ठीक है, ये दोनों के मध्य में क्या लगेगा? बल लगेगा। ये दोनों समान नेचर के हैं। तो मान लो Q1 के द्वारा Q2 पर बल लगाया जा रहा है जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा। हमने मान लिया क्या ये लग रहा है F2 और 1, 2 पर लग रहा है किसके द्वारा? 1 के द्वारा। ठीक, इतना समझ में आया? जब इनके बीच में बल लग रहा है उसी समय पर कोई एक और आवेश आ गया, ठीक है, कोई और आवेश आ गया जो कि मान लो है Q2। Q2 तो ये रहा, इसको मान लेते हैं क्या? Q3। तो Q3 भी क्या करेगा? इस Q2 के ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा, जो कि लगेगा इस डायरेक्शन में। ये भी इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इसको नाम दे देते हैं हम क्या? F2, यानी 2 पर लग रहा है किसके द्वारा? 3 के द्वारा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कहना चाह रहा है आवेश की प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं कि Q1 के द्वारा जो बल लगाया गया Q2 के ऊपर F21 और Q3 के द्वारा लगाया गया बल F23, तो पहले जो बल लग रहा था Q1 के द्वारा, तो Q3 के आ जाने पर Q1 के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी अगर Q3 था तब भी इतना ही बल लगेगा और Q3 नहीं होगा तब भी उतना ही बल लगेगा। मान लो ये पहले 2 न्यूटन का लग रहा तो ये 2 न्यूटन का ही रहेगा। ये घट के 1-2 न्यूटन का, 1 या 4 न्यूटन का बढ़ नहीं, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ऐसा समझ लो आप इस चीज़ को। ठीक है, तो Q3 के द्वारा भी बल लगाया जाएगा Q2 के ऊपर, बट इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अपना बल लगाएगा और ये अपना बल लगाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमको समझना है। यानी समझना क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो चाहे आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का, उनके मध्य जो बल लग रहा है तो किसी अन्य आवेश के आ जाने की वजह से जो उनके बीच में जो बल लग रहा था उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट हमको सीखना क्या है कि यहाँ पर Q2 पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, एक 1 के द्वारा और एक 3 के द्वारा। ठीक है, ये मान लो हमारा क्या था? F23 और ये क्या था? F21। अब हमको क्या देखना है कि इस Q2 पर टोटल परिणामी बल कितना लग रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये हम सिंपली कूलाम के नियम से नहीं कर सकते कि सिंपली कूलाम का नियम लगाया और हो गया। इसके लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत का उपयोग करते हैं और वह अध्यारोपण का सिद्धांत कहता क्या है ये अपन को सीखना है आज। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे उपयोग में लाया जाता है जब किसी भी आवेश पर बहुत सारे आवेश क्या कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी एक आवेश पर बहुत सारे आवेशों के द्वारा क्या लगाया जा रहा है? बल लगाया जा रहा है। तब परिणामी बल कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत कहता क्या है। ठीक है, तो देखो क्या कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत, ये हमको पढ़ना है। पेन कॉपी उठा लो और हेडिंग डाल लो क्या कि बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो देखो ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि किसी भी कोई भी निकाय है उसमें 2 आवेश नहीं है, बहुत सारे आवेश हैं। ठीक है, और उनमें से उनके मध्य क्या लग रहा है? बल लग रहा है। ठीक है, तो किसकी मदद से हम ज्ञात करेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत की वजह से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो वो गुण जो मैंने तुमको बताया था वो क्या कह रहा था? आवेशों का गुण होता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल चाहे वह आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का, अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। यहां पे अ लगा लेना भाई। ठीक है, अप्रभावित, प्रभावित रहता नहीं है, अप्रभावित रहता है। यहाँ पे आ लगा लेना आगे। ठीक है, बोल रहा हूँ बार बार कि अप्रभावित रहता है, अप्रभावित रहता है, प्रभावित नहीं, अप्रभावित। ठीक है, जरा हम आगे पढ़ते हैं। देखो यदि किसी निकाय में 2 स्थिर आवेशों के अतिरिक्त अन्य बाहर से बिंदु आवेश स्थित हैं, ठीक है, मतलब इनके अतिरिक्त अन्य आवेश भी क्या हैं? उपस्थित हैं, स्थित हैं उस निकाय में, तो उनमें से किसी एक पर मतलब 10 आवेश हैं, 10 आवेश में से हमने कोई एक आवेश चूज कर लिया। ठीक है, तो अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी बल का मान, यहां मन नहीं है मान है, ये मान। ठीक है,
मान क्या होगा, ज्ञात करने के लिए, ठीक है, आवेशों के द्वारा लगाया गया परिणामी बल का मान ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहता क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर आवेशों के कारण, ठीक है, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, मतलब एक आवेश यहाँ पर स्थित है, इस पर कई सारे आवेश मिलकर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं ये सभी। ठीक है, तो इन सभी के द्वारा जो बल लगाया जाएगा इस आवेश के ऊपर, ठीक है, तो हम एक परिणामी बल निकालेंगे ना, तो उस जो परिणामी बल होगा, ठीक है, जो परिणामी बल होगा यानी परिणामी बल उस आवेश पर लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास 10 आवेश हैं, ठीक है, एक आवेश चूज कर लो, बाकी 9 के द्वारा इस पर क्या लगाया जाएगा? बल लगाया जाएगा। तो इसके ऊपर टोटल कितना बल लग रहा है? तो जितने भी बल आपके हैं F1 F2 डॉट 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 ऐसे ही प्लस करेंगे हम कितने तक? F9 तक। उनका हमें कौन सा योग करना है? सदिश योग करना है। सबके ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो आपका टोटल बल निकल कर आ जाएगा कि कितना लगेगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके लिए अपन को करना क्या है जरा देखते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि किसी निकाय में n स्थिर आवेश हैं जो कि Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn है। तो कूलाम के नियम के अनुसार प्रत्येक आवेश एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। ठीक है, या हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि देखो ये कोई आवेश स्थित है यहाँ पर, ठीक है, एक आवेश यहाँ पर है मान लो और एक आवेश यहाँ पर है, इसके द्वारा बल लगाया जाएगा। इसको हमने चूज कर लिया, इसके ऊपर बल लगेगा, मान लो इसके द्वारा भी बल लगाया जाएगा और इसके द्वारा भी क्या लगाया जाएगा? बल लगाया जाएगा। एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा। मान लो कोई एक और आवेश यहाँ पर है तो इसके द्वारा भी क्या लगाया जाएगा? बल लगाया जाएगा, जो कि किधर लगेगा? इसको लगेगा। तो इसके ऊपर 3 बल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? ठीक है, तो इन तीनों लगने वाले जो ये तीनों बल हैं, अगर इन तीनों बलों का सदिश योग कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि इस आवेश के ऊपर टोटल परिणामी बल कितना है। ठीक है, यही तो सीखना है हमको। तो हमने मान लिया क्या कि कूलाम के प्रत्येक बल क्या लगाएगा, मतलब प्रत्येक आवेश एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। माना Q1 पर, किसको ले लिया हमने? Q1 को ले लिया। तो Q1 पर Q2 Q3 डॉट 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 Qn द्वारा आरोपित विद्युत बल किस पर लग रहा है? 1 पर लग रहा है। किसके द्वारा? 2 के द्वारा, इसलिए 1 2। 1 पर लग रहा है 3 के द्वारा, 1 पर लग रहा है 4 के द्वारा, 1 पर लग रहा है 5 के द्वारा, 1 पर लग रहा है उसी प्रकार nवे आवेश के द्वारा। ठीक है, तो देखो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में क्या दिखाया है देखो, मैं बताता हूँ तुमको। ये देखो, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q1 है। तो Q1 पर बल लग रहा है। देखो हमने यहाँ पे ना बहुत सारे आवेश नहीं ले सकते, तो इसलिए हमने 2 आवेश ले लिए हैं जो कि एक आवेश पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम 4 5 6 कितने भी ले सकते हैं। तो देखो इस Q2 के द्वारा इसके ऊपर क्या लगाया जा रहा है? बल लगाया जा रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? F1 यानी 1 पर लगाया जा रहा है किसके द्वारा? 2 के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना भाई, यहाँ पे ये थोड़ा ना अंदर की तरफ चला गया है तो इसलिए थोड़ा देख लेना इसको। ठीक है, अच्छा, अब क्या हो रहा है कि उसी प्रकार Q3 के द्वारा भी बल लगाया जा रहा है किसके ऊपर? 1 के ऊपर, जो कि लग रहा है हमारा क्या? F13 1 पर 3 के द्वारा। ठीक है, तो 2 बल लग रहे हैं इस आवेश के ऊपर, एक 2 के द्वारा और एक 3 के द्वारा। तो हमें क्या चाहिए? इस आवेश के ऊपर टोटल बल चाहिए कितना लग रहा है परिणामी। ठीक है, और वो कैसे निकलेगा कि ये जो आपका बल आया है F12 और ये है आपका 13, इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा? सदिश योग करना पड़ेगा। और हम जानते हैं, हमने लास्ट में पढ़ा था कि अगर मान लो कोई 2 सदिश एक दूसरे से किसी एंगल में लगे हुए हैं, देखो ऐसे ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, तो इनके बीच में कुछ तो एंगल बन रहा है। जब भी 2 सदिश एक दूसरे से किसी एंगल पर लगे रहते हैं थीटा पर, ठीक है, जब वो एक दूसरे से थीटा पर लगे हुए होते हैं तो जो उनका परिणामी होता है, ठीक है, ये एक बल इधर लगा हुआ है और एक बल इधर लगा हुआ है, तो इन दोनों बल जब एक दूसरे से किसी एंगल पर लगे हुए हैं तो जो परिणामी होगा ना
वो कहीं इन दोनों के बीच में से जा रहा होगा। ठीक है, ये मान लो वन, अगर हम इसको वन मान लो और इसे टू मान लें और इसे हम एफ मान लें, तो जो एफ है वो इस वन का और टू का क्या है, परिणामी है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि देखो वन टू लग रहा है इधर और वन थ्री लग रहा है इधर, तो इन दोनों के बीच में कहीं परिणामी होगा इन दोनों बलों का। ठीक है, जो कि किन के द्वारा लगाया जा रहा है, इस टू के और इस थ्री के द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कहीं होगा क्या, परिणामी। तो हमें ये परिणामी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि क्या करें, जो वन के, जो टू के द्वारा लगाया जा रहा है वन पर वो वाला बल, और जो थ्री के द्वारा लगाया जा रहा है वो वाला बल, उन दोनों का सदिश योग कर दो, बल मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है आगे हमें, क्योंकि Q1 पर एक से अधिक स्थिर आवेशों द्वारा क्या लग रहा है, बल लग रहा है, अतः Q1 पर सभी आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो हम पहली तरफ से हम मान ले रहे हैं कि Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, ठीक है, तो वो कितना होगा, हमें मानेंगे कि F12 बराबर क्या है, हमें पता है कि दो आवेश हैं, दोनों का आवेशों के बीच में क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के का गुणा है यानी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे सदिश हमको लेकर रखना है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्शन को भी लगाया हुआ है साथ में, हमें सदिश रूप लेना है। ध्यान, बार बार बोल रहा हूँ कि सदिश बल, सदिश बल, सदिशों का योग करना है। ठीक है, बीजगणित की तरीके से नहीं होगा, सदिशों की तरह ही होगा। ठीक है, तो क्या लेंगे हम, के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और देखो ये लिखा है R12 का कैप। ठीक है, तो यानी वन पर बल लगाया जा रहा है टू के द्वारा, किस डायरेक्शन में, वन की ओर। ठीक है, यानी वन पर टू के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार Q3 आवेश द्वारा Q1 पर लगाया गया बल क्या होगा, F13 वेक्टर बराबर होगा के Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर। ठीक है, और R13 का कैप, इसको लगाना ना भूले क्योंकि ये ही डायरेक्शन बताता है, ये वन से थ्री, ये जा रहा है थ्री से वन की ओर, ये बता रहा है। देखो एक आवेश यहाँ पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। देखो टू से हम जा रहे हैं, सॉरी टू से वन की ओर, तो बल इधर है, डायरेक्शन पता चल गया। हम जा रहे हैं इस वाले में थ्री से वन की ओर, तो थ्री ये है, वन ये है, तो थ्री से वन की ओर अगर जाएंगे तो हम इधर इस ओर जाएंगे ना, तो हमें पता चलेगा ना एक डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन इधर है, तभी तो हम उनको जोड़ पाएंगे जब डायरेक्शन पता होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। उसी प्रकार अगर ऐसी चौथा आवेश होता तो हम क्या लगाते, F14 बराबर के Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर, R14 का कैप। ठीक उसी तरीके से अगर हम nवें आवेश के लिए बात करें तो Q1 पर लगाया गया बल क्या होगा, F1n वेक्टर बराबर हो जाएगा के Q1 QN अपॉन R1n का स्क्वायर और R1 कैप। ठीक है, ये हो गया आपके पास में आवेश, वो सॉरी nवें आवेश के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। ठीक है, अगर मान लेते हैं अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से, किसके द्वारा, अध्यारोपण के सिद्धांत से Q1 आवेश पर परिणामी बल, किस पर, Q1 आवेश पर परिणामी बल। ठीक है, तो क्या होगा परिणामी बल, परिणामी बल क्या होगा, हमें पता है ना, अध्यारोपण के सिद्धांत से सदिश योग कर दें बस सिंपली। तो हम मान लेते हैं F1, हमने F1 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे वन पर लग रहा है, इस वजह से हमने F1 ले लिया है। तो F1 बराबर क्या होगा कि वन के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो टू के द्वारा लग रहा है वन पर, थ्री के द्वारा लग रहा है वन पर, यही दो तो लग रहे हैं। हमने डायग्राम में कितने आवेश लिए हैं, दो आवेश लिए हैं। तो अगर हमें दो आवेश के लिए पूछता तो सिर्फ हम यहीं तक जोड़ के छोड़ देते। अगर हमें n आवेश चाहिए तो हम और आगे बढ़ जाएंगे, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, जितने चाहिए उतने लिख दो। मैंने इसलिए n के बारे में लिख दिया है डायरेक्ट। तो आपको अगर दो आवेश दिए तो दो आवेशों को जोड़ो, तीन दिए तो तीन को जोड़ो, चार दिए तो चार को जोड़ो, जितने दिए उतने जोड़ दो, बस आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो भी सदिश योग हो रहा है। ठीक है, सदिश योग हो रहा है, सदिश योग कर रहे हैं हम, कि सदिश योग को निकालते कैसे हैं वो हम बाद में देखेंगे अभी। तो देखो हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को जब हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो देखो क्या होगा, F12 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो इन सभी वालों, इस सभी जो बल लग रहे हैं, इन सभी बल में से के Q1 कॉमन आ जाएगा, सब में के Q1 कॉमन है।
ठीक है, बैक जाके देखना तो आपको मिलेगा के क्यू वन कॉमन आ रहा है, तो सब में से बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर 1 2, यहाँ पे बचेगा क्यू थ्री आर स्क्वायर 1 3 का कैप, ऐसे ही डेड डेड करके आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू रख दी है, आप चाहो तो सिर्फ यहीं तक भी लिख सकते हो क्योंकि हमने बल ऊपर करके दिखा दिए हैं, तो अब यहाँ पे इतना करके बता सकते हैं। ठीक है, और इसी ये जो नीचे जो चीज़ लिखा हुआ है, अगर इसी को सिर्फ एक शब्द में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरीके से, F1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा के क्यू वन। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू वन समेशन आई बराबर 1 to n, यानी ये इस तरीके से है, आई यहाँ पर है बराबर 2 और n इसके ऊपर, तो क्या लिखेंगे क्यू आई अपॉन आर वन आई, और कैप हो जाएगा किसका, आर वन आई का। आई की वैल्यू पुट करते जाओ और समेशन करते जाओ, आपको मिलता जाएगा। जैसे मान लो 2 करना है, आई बराबर 2 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में कि देखो के क्यू वन तो पहले से है, ठीक है, यहाँ के क्यू वन पहले से है, तो हम आई बराबर 2 लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आई बराबर 2, तो ये मिलेगा क्यू टू अपॉन आर 1 2, और कैप में क्या मिलेगा आर 1 2 कैप। अगर आई बराबर, अगर हम एक और होता तो आई बराबर हम अब नेक्स्ट क्या रखेंगे हम 3, तो प्लस, क्योंकि ये समेशन का मतलब क्या होता है प्लस, तो नेक्स्ट हम क्या लगाएंगे प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q3 और अपॉन में R13, और आगे चल के क्या हो जाएगा R13 का कैप, ऐसे जोड़ते हुए चले जाएंगे। उस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हमने एक शॉर्ट में लिख दिया है इस तरीके से। ठीक है, बात समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो बात है क्या कि देखो अध्यारोपण का सिद्धांत तो तुमको ये बता देगा कि अगर एक बल लग रहा है आपका, मान लो एक F1 और एक लग रहा है क्या F2, तो इन, और किसी आवेश पर लग रहा है ये मान लो, ठीक है, तो ये जो इन दोनों बल का जो परिणामी होगा वो कहीं इन दोनों के बीच में होगा, और अध्यारोपण बताता है कि इस वाले आवेश पर जो बल कार्य कर रहे हैं उन सभी बलों का अगर हम क्या कर दें, सदिश योग कर दें, तो हमको टोटल बल पता चल जाएगा कि परिणामी टोटल कितना है। ठीक है, तो यानी अध्यारोपण का सिद्धांत सिर्फ आपको इतना बताता है कि किसी भी आवेश पर लगने वाले सभी बलों का जो परिणामी होगा वह बलों का सदिश योग होगा। अब इस सदिश योग को करेंगे कैसे, ये एक अलग बात है। ठीक है, तो देखो करना क्या है कि अगर तुमको पता है कि किसी भी आवेश पर 2 या 2 से अधिक बल लग रहे हैं, कि मान लो कि एक बल लग रहा है F1 और एक लग रहा है क्या F2, ठीक है, तो टोटल F क्या होगा F1 प्लस के F2, ये वेक्टर यही तो निकलेगा। ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब इसका परिमाण हमें कैसे निकालना है, तो हमने 11th क्लास में पिछली बार पढ़ा था कि देखो परिणामी कैसे निकाला जाता है, यानी सदिशों का योग कैसे किया जाता है। तो सदिशों का योग करने के लिए हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि अगर 2 सदिश एक दूसरे से किसी कोण पर लगे हों, मान लो ये थीटा है, ये F1 है और ये मान लो क्या है F2 है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कहीं इनका परिणामी होगा, मान लेते हैं ये क्या है F है। वहाँ पे हम क्या मान रहे थे, इसको P मान लिया था और इसको क्या मान लिया था, इसको Q, और यहाँ इसको हम क्या मान रहे थे R, ये तो मान रखा था वहाँ पे। ठीक है, तो देखो है क्या, तुम इसका परिणामी कैसे निकालते थे समांतर चतुर्भुज में, 2 सदिशों का योग कैसे करते थे, तो वहाँ पे जो परिणामी निकल कर आता था वो ये आ रहा था, R बराबर होता है, अगर 2 सदिशों को जोड़ रहे हो तो क्या निकल कर आता है कि पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर और प्लस 2PQ कॉस थीटा अंडर रूट में, यही तो है। तो यहाँ पे मान लो कि जो हमने ऊपर देखा था कि कितने सदिश काम कर रहे हैं, 2 सदिश काम कर रहे हैं। ठीक है, ये को यहाँ पे क्या है, एक सदिश ये है और एक सदिश ये है, तो F12 ये रहा और F13 कहाँ है, ये रहा। तो इन दोनों के बीच में कहीं होगा हमारा परिणामी, जिसको हमने किससे लिखा है F1 से। तो F1 बराबर हमारा होगा क्या, F1 बराबर होगा F12 और प्लस F13 वेक्टर फॉर्म में।
ठीक है, यहाँ तक तो हो गया अध्यारोपण के सिद्धांत से कि ये होगा हमारा टोटल परिणामी बल F1 बराबर क्या होगा, F12 प्लस F13। तो F12 की हमें वैल्यू निकालनी है और F13 की वैल्यू निकालनी है, तभी तो इन दोनों को जोड़ पाएंगे। तो देखो परिणामी कैसे निकालेंगे इस F1 का, तो F1 का परिणामी हमें कैसे निकालना है, तो F1 बराबर हम सदिशों का योग करेंगे समांतर चतुर्भुज से। और देखो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बनाया भी हुआ है ये दिखाने के लिए, ठीक है। तो देखो मान लो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो क्या है, थीटा है। एक बल ये ऐसा है और ये बल इधर लग रहा है, इन दोनों के बीच में तो लगेगा परिणामी F1। तो F1 कैसे निकलेगा, तो F1 बराबर कितना निकलेगा, तो दो F1 बराबर निकल जाएगा कि F1 बराबर आएगा तुम्हारा कितना कि F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 इंटू F13 टू कॉस थीटा, क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, मतलब तुमको सिंपली इतनी सी बात समझ के रखनी है कि अगर किसी बिंदु पर, ठीक है, इतना फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, तो देखो किसी भी बिंदु पर अगर दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं तो हम समांतर चतुर्भुज की तरीके से हम सदिशों का योग करते हैं। ठीक है, तो अगर इस आवेश पर एक बल इधर है और एक बल इधर है और इन दोनों के बीच में अगर थीटा कोण बन रहा है तो इन दोनों सदिशों का जो परिणामी निकलेगा वो परिणामी कहीं इनके बीच से जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी कि F1 बराबर हमारा क्या निकलेगा, अंडर रूट F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 इंटू F13 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये निकलेगा। ठीक है, और ये चीज़ मैंने देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि देखो इतना करने के बाद में सदिशों का तुम्हें योग पता चल गया ना कि सदिशों का योग क्या होगा कि टोटल F बराबर होगा क्या, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको इसका परिमाण निकालना है, तो हम कैसे करते हैं, समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा सदिश योग क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। कि जो सदिशों का योग का फॉर्मूला तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि सदिश योग इस तरीके से होगा, बट योग का मान कितना निकल कर आएगा वह समांतर चतुर्भुज के नियम से लगेगा। और समांतर का चतुर्भुज का नियम क्या है कि R बराबर होता है, यानी रिजल्टेंट बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। पी की जगह पे कोई भी बल हो सकता है और क्यू की जगह पे कोई और बल हो सकता है। थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। देखो एक एग्जाम्पल दे के और बता देता हूँ मैं तुमको। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये डायग्राम है आपके पास में, यहाँ पे एक आवेश है Q, यहाँ पर आवेश है एक Q, ठीक है, और यहाँ पर आवेश है एक Q। ठीक है, इसे मान लो क्या, ये मान लो A है, ये B है और इसे मान लो क्या C है। तो देखो A पर जो आवेश रखा है उसके द्वारा बल लगाया जाएगा इस डायरेक्शन में, और B पर जो बल रखा है उसके द्वारा C पर रखे हुए आवेश पर बल लगाया जाएगा इस डायरेक्शन में। मान लो ये हमारा लगा है FA और ये क्या है FB, ये वाला FB है और ये वाला हमारा क्या है FA है। ठीक है, दोनों बल लग गए। अगर ये जो कोण है 60 है, ये 60 है और ये भी क्या हो रहेगा फिर 60 होगा। ठीक है, जब ये वाला कोण जो है वो 60 है तो ये वाला जो कोण होगा FA और FB के बीच में ये भी तो 60 होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ठीक है, तो FA और FB बल लग रहे हैं किधर, हमारे किस पॉइंट, तो ये FA और FB किसके बीच में लग रहे हैं, इनके बीच में जो लग रहे हैं किस बिंदु पर लग रहे हैं, ये लग रहे हैं हमारे C पॉइंट पर। ठीक है, एक बल लग रहा है इधर और एक लग रहा है किधर, इधर। किस पॉइंट पर लग रहे हैं, ये C पर। तो इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है 60। ये है हमारा FA और ये है क्या FB। परिमाण हमको निकालना है किस पर, C पर। तो हम FC पर टोटल जो बल निकलेगा वो हमारा निकलेगा कितना, FA प्लस FB। ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे हम क्या, वेक्टर। इतना हो गया, यहाँ तक तो ये अध्यारोपण कहता है। अब हमें इस FC का हमें क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परिमाण निकालने के लिए दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनना है और परिमाण हमको निकालना है किसका, FC का। तो परिमाण निकलेगा समांतर चतुर्भुज के नियम से FA का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर प्लस 2FA FB इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, FA स्क्वायर
प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2FA FB और कॉस में थीटा। अगर एफ ए और एफ बी की वैल्यू पता है, थीटा तुमको 60 डिग्री पता है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो तुमको एफ सी निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। दैट्स इट, आज तक इतना रखते हैं। कल मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में इसके एक एग्जांपल देकर बताऊंगा, पूरा एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे तुमको इसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आखिर में ये अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे काम करता है, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, नहीं तो वीडियो और बड़ा हो जाएगा। इसको 1-2 बार नहीं, इसको 2-3 बार वीडियो को देखना तो तुमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके बताना कि सर ये वाला पॉइंट है, ये हमको समझ में नहीं आया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको इसके बारे में बताऊँगा। जब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा ना, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, दैट्स इट।